हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टेन एज को पढ़ने वाले हैं। स्टोन एज में हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी टीजीटी या डी ट्रिपल एस बी या नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ये जो कि हाथ से लिखा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट एक ही वीडियो में स्टोन एज पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए साबित हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट पाषाण काल स्टोन एज के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये पहला ही क्वेश्चन इसका यूजीसी का है, यूजीसी नेट का है कि प्रधान संस्कृति टीलों में क्या किया गया था। इसमें कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक ही सांस्कृतिक प्रधान होती है। ये जो कि यूजीसी का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, वो किसी न किसी टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए और डी ट्रिपल एसबी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि हम लोग देखते हैं कि प्रधान संस्कृति टीलों में क्या है। इसमें कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन है, पर उनमें से केवल एक ही संस्कृति क्या है, ये प्रधान होती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों के औजार कहाँ पे बनाए जाते थे या कहाँ पे पाए गए हैं। तो ये पाया गया है दोस्तों गुफकराल गुफकराल में पाया गया है और चिरांद में पाया गया है। ये जो कि हम लोग आइए जानते हैं गुफकराल के बारे में और चिराद के बारे में। गुफकराल गुफकराल ये जो कि कहाँ पे पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गुफकराल गुफकराल की खोज इसकी खोज 1981 ईस्वी में ए.के. शर्मा के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि गुफकराल की खोज किसके द्वारा किया गया था। यह ए.के. शर्मा के द्वारा 1981 ईस्वी में किया गया था, जो कि ये गुफकराल कश्मीर में पाया जाता है। फिर इसमें हड्डी की बनी सुइयां प्राप्त हुई हैं गुफकराल से। ट्रैप पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी मिला है यहाँ से गुफकराल से। बांसुरी मिली है और उसके बाद खुरपी छेनी यहाँ से आदि जो उपकरण यहाँ से हड्डी के पाए गए हैं गुफकराल से। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चिराद। चिराद ये भी इम्पोर्टेंट है। चिराद ये बिहार में पाया जाता है। तो चिराद ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य गंगा घाटी स्थल में स्थित है चिराद। ये जो कि बिहार के छपरा जिले में चिराद स्थित है। यहाँ से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, सिलबट्टे मिले हैं, हथौड़े मिले हैं, हड्डी तथा सीप के बनी छेदी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से बर्मा मिला है, बाण मिला है, कुदाल मिला है, सुई मिली है और चूड़ी आदि जो अवशेष यहाँ से चिराद से पाए गए हैं। ये जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि चिराद किस राज्य में है, तो ये बिहार में है, ये छपरा जिले में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिसकी संस्कृति का उदय हुआ, उस संस्कृति बृहत अथवा महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है कि नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ है, उसे बृहद अथवा महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ये बृहद अथवा महापाषाणिक संस्कृति के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि मेगालिथिक इसे कहा जाता है। बृहद अथवा महापाषाणिक संस्कृति को मेगालिथिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कि बृहद अथवा महापाषाणिक संस्कृति है, ये कृषि कर्म से परिचित थे। ये क्या थे, ये भी कृषि कर्म से परिचित थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, ये जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ है, ये गणेश्वर में स्थित है। गणेश्वर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, इसको भी सॉल्व करवा दिया जाए।
कमेंट करके यस या नो का जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि गार्डन चाइल्ड्स ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। ये गार्डन चाइल्ड्स के द्वारा बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले कि ताम्र युग का कौन-सा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? ये है गणेश्वर है। फिर उसके बाद आता है इसमें गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये जो कि गार्डन चाइल्ड का पुस्तक है। इनके पुस्तक में तांबे के महत्व को बताया गया है कि ताम्र पाषाण युग में कितना महत्व था इसका। इसमें फिर उसके बाद दिया गया है कि उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ का प्रचलन हुआ है। ये जो कि उत्तर भारत में यानी कि जम्मू-कश्मीर वाले क्षेत्र में इसमें जो पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद आपसे पूछा जाएगी कि स्टोन एज संस्कृति के बाद या कल्चर के बाद कौन-सा कल्चर आया था या इसमें तब आया था दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन ये जो कि पाषाणकालीन संस्कृति के बाद आया है, जबकि दक्षिण भारत में उसी समय पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उत्तर भारत में पूछा जाए पाषाणकालीन संस्कृति के बाद कौन-सा संस्कृति आई थी, तो ताम्रकालीन संस्कृति आई थी। जब वही पूछा जाए कि दक्षिण भारत में उसी टाइम पाषाणकालीन संस्कृति के बाद कौन-सी संस्कृति आई थी या कौन-सा काल आया था, तो ये लौह काल आया था। दोनों एक ही टाइम पे विद्यमान होता है, जबकि ये लौह काल दक्षिण भारत में आता है और ताम्रपाषाणकालीन ये उत्तर भारत में आता है। फिर उसके बाद आता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के लो हम लोग जानते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में, तो इसमें दिया गया है कि ये जो कि कहाँ पे है, ये राजस्थान के सीकर जिले में है। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के सीकर जिले के हिंडली नदी पर स्थित है। यह सभ्यता यानी कि गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये गणेश्वर सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है, यानी कि माता कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है सोनगाँव। सोनगाँव आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वाइज़ से हम लोग ऐसे ही वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से भी जितने क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीटी में और डी ट्रिपल एसबी में या यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं, ऐसे ही हैंड राइटिंग से हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद आता है सोनगाँव। सोनगाँव ये जो कि यह एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है सोनगाँव। यहाँ जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। सोनगाँव किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सोनगाँव कहाँ पे है? तो सोनगाँव ये पुणे में स्थित है। सोनगाँव कहाँ है? तो सोनगाँव ये पुणे में स्थित है। फिर उसके बाद आता है इसमें इनाम गाँव, चंदेली, यह भी जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। सोनगाँव, इनाम गाँव, चंदेली ये सभी क्या हैं? ये सभी जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मध्यपूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। ये बने थे, किसके बने थे? ये फलक से बने थे। ये 2021 का क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन है। ये पीजीटी का है। पीजीटी का है 2021 का क्वेश्चन है कि मध्यपूरा पाषाण काल के उपकरण किससे बने थे? तो ये फलक से बने होते थे। आइए जानते हैं मध्यपूरा पाषाण काल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर ये जो कि क्वार्टरजाइट एक पत्थर होता था, अब इसके स्थान पे मध्य पाषाण काल में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चार्ट का फिलिंट ये जो कि आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में जो क्वार्टरजाइट पत्थर था, उसके स्थान पे नए पत्थर कौन-कौन से लाए गए थे? तो इसमें जिप्सम लाया गया था, चार्ट लाया गया था और फिलेंट लाया गया था। ये जो कि नए पत्थर हैं। और मध्यपाषाण काल में मुख्य औजार कौन-कौन से थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2021 का क्वेश्चन है पीजीटी का। इसमें मुख्य औजार में फलक आते हैं, बेलनी आता है, छेदनी आता है और खुरचनी। ये जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो कि मध्य पाषाण काल के
मुख्य औजार हैं। इसमें फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं? तो ये मध्य पूरा पाषाण काल को ही फलक संस्कृति की संज्ञा या फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये फलक जो एक प्रकार का औजार होता था, फलक क्या होता था? तो फलक जो एक प्रकार का ये औजार होता था, जिसे पत्थर को तोड़ कर के बनाया जाता था। तो फलक यह एक प्रकार का औजार है, इसे पत्थर को तोड़ करके फलक ही बनाया जाता था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? इसमें से बताना है कि कौन-सा एक स्थल है, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। तो ये सेनुआर है, सेनुआर है। आइए हम लोग जानते हैं नवपाषाण काल के स्थल के बारे में। इसमें स्थल में कौन-कौन से आते हैं? उत्तर-पश्चिम भारत में, उत्तर-पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, ये जो कि मेहरगढ़ आता है इसके अंतर्गत, किले गुल मोहम्मद, राना गुंडई, जलीलपुर और सरायखोला, ये जो कि कहाँ पे हैं? ये उत्तर-पश्चिम भारत में हैं। फिर उसके बाद कश्मीर में है, ये जो कि झेलम घाटी के तट पर है कश्मीर में। इसमें बुरजहोम आता है और गुफकराल आता है। कश्मीर में 2 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं दोस्तों, ये जो कि बुरजहोम और गुफकराल, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद उत्तर भारत में कौन-कौन से स्थान हैं? इसमें कोल्डीवा है उत्तर भारत में, ये जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बगाड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चिराग, ये भी बिहार में पड़ता है और सिनवार, ये भी बिहार में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोल्डीवा और मगहड़ा, ये जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और बिहार में 2 इम्पोर्टेंट स्थल हैं, चिराद और सिनवार। फिर उसके बाद आता है पूर्वी भारत में कौन-कौन से स्थल हैं? पूर्वी भारत में हम लोग देखते हैं, तो पूर्वी भारत में दोस्तों, इसमें पश्चिम बंगाल में पांडुराज ढेरी, ये जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। और इसमें सरुतरु ये जो कि असम में है। और मार्कडोला ये भी कहाँ पे है? तो ये भी असम में है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में कौन-कौन से स्थल है? इसमें ब्रह्मगिरी है, हुल्लूर है, कोडेकाल है। ये जो कि हुल्लूर जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो हुल्लूर ये कर्नाटक में पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में टीजीटी में। फिर उसके बाद आता है पुटगल है और मास्की भी इम्पोर्टेंट है, संगनकल्लू है, नागार्जुनकोंडा है और उसके बाद पकलीहल है, उतनूर है, पय्यमपल्ली इम्पोर्टेंट है, पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, पय्यमपल्ली इम्पोर्टेंट है, पय्यमपल्ली भी पूछा गया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में टीचर लेवल में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो जो भीमबेटका में है, ये किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो ये मध्यकाल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। ये जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है भीमबेटका, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये शैल चित्र के लिए भी फेमस है भीमबेटका। फिर उसके बाद आता है कि निम्न पूरा स्थलों में से कौन-सा महाराष्ट्र में स्थित है? तो आपको बताना है इसमें कि निम्न पूरा स्थलों में से कौन-सा महाराष्ट्र में स्थित है? ये नेवासा स्थित है, इनाम गाँव है और दमाबाद, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। आइए जानते हैं महेश्वर के बारे में। महेश्वर ये जो कि मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ये महेश्वर क्या है? तो महेश्वर ये मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में पड़ता है। महेश्वर के बारे में और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है महेश्वर। इसको महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये प्राचीन समय में होलकर राज्य की राजधानी थी महेश्वर। इसका उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि महेश्वर का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है रामायण या महाभारत में। रामायण तथा महाभारत इन दोनों जगहों पे महेश्वर का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? ये लेमसूर्य के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया गया था। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे नियोलिथिक भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? नियोलिथिक कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले
जॉन लुकास ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में किया था। यानी कि नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक्स के द्वारा 1865 में इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रीहिस्टोरिका टाइम्स। इसमें नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा नवपाषाण काल के उपकरण को किया गया था। ये जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणी पूरा स्थल जो कि ये कहाँ पे पड़ता है? ये दैमाबाद में पड़ता है, दैमाबाद में पड़ता है। यहाँ पे पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो मध्य पाषाणी पूरा स्थल है, दैमाबाद के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें 2 इतिहासकार हैं, कौन-कौन हैं? एक हैं पीके थॉमस हैं और दूसरे हैं पीपी जोगलेकर हैं। पीपी जोगलेकर हैं, ये दोनों इतिहासकारों के द्वारा जो पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था, ये दैमाबाद में किया गया था और ये दैमाबाद जो कि एक मध्य पाषाणी पूरा स्थल है। फिर ये दैमाबाद का उत्खनन 1982 से 1987 ईस्वी के मध्य प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। तो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल ये लहुरा देव है। कौन सा है? तो लहुरा देव है। लहुरा देव ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कौन से 2 उत्खनित असूलियन स्थल हैं? आपसे पूछा जाए कि कौन से 2 उत्खनित असूलियन स्थल हैं, तो इसमें एक तो चिरकनी निवासा है दोस्तों और दूसरा क्या है? होशांगी है। एक तो क्या है? चिरकनी निवासा है और दूसरा होशांगी है। ये होशांगी कहाँ पे पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरभानपुर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बीरभानपुर ये जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित एक मध्य पाषाणी स्थल है। तो बीरभानपुर क्या है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बीरभानपुर और ये जो कि एक मध्य पाषाणिक स्थल है और इसका उत्खनन 1954 में बीबी लाल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीबी लाल के द्वारा किया गया था इसका उत्खनन। फिर उसके बाद आता है गुफकराल। गुफकराल ये जो कि गुफकराल के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। गुफकराल जो कि ये कश्मीर में स्थित है, ये भी नवपाषाणिक स्थल है गुफकराल। इसका उत्खनन 1981 में ए.के. शर्मा के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है आहार। आहार ये जो कि राजस्थान में बनास नदी घाटी में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। आपसे पूछा जा सकता है कि आहार जो है ये किस युग का है? तो ये ताम्रपाषाण युग का है। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में ए.के. व्यास ने किया था। तो आहार का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ए.के. व्यास के द्वारा किया गया था और गुफकराल का उत्खनन ए.के. शर्मा के द्वारा किया गया था। और ये जो कि क्या है? गुफकराल जो है ये नवपाषाणिक स्थल है और आहार जो है यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। आपको लोकेशन ज़रूर याद करना है कि कौन से स्थान पे है। ये राजस्थान में है आहार। फिर उसके बाद आता है कि किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो आपको बताना है इसमें कि किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने के पूर्व ही काट दिया जाता था? ये जोरवे संस्कृति में ऐसा किया जाता था कि जो जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके जो निचले पैर यानी कि जो पौलियाँ होती हैं हम लोग कहते हैं जिससे चला जाता है, उसको काट दिया जाता था। ये कहाँ पे किया जाता था? तो ये जोरवे संस्कृति में किया जाता था। जोरवे संस्कृति के बारे में जानते हैं, जो इसका विस्तार है जोरवे संस्कृति का, ये पश्चिमी महाराष्ट्र तक है। पश्चिमी महाराष्ट्र तक है जोरवे संस्कृति। इसके प्रमुख स्थल हैं, जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जोरवे संस्कृति के कौन-कौन से स्थल हैं? आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन से जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। तो इसमें दैमाबाद है जोरवे संस्कृति का स्थल, जोरवे जोरवे है, नेवासा है, इनाम गाँव है, चंदौली है, बहाल है और प्रकाश। ये जो कि सभी क्या हैं, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और जोरवे संस्कृति ये जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि जोरवे संस्कृति कैसी संस्कृति थी? शहरी संस्कृति थी या ग्रामीण संस्कृति थी? तो ये एक ग्रामीण संस्कृति है जोरवे संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर इसमें जोरवे संस्कृति जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, किंतु दैमाबाद और इनाम गाँव यह एक नगरीय अवस्था में था। ये जो कि 2 अपवाद अपवाद नगर हैं
अपवाद 2 स्थल हैं, एक दैमाबाद है और एक इनाम गाँव है। ये जो कि नगरीय संस्कृति के अंतर्गत आता था और जो कि जो जोरवे संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। ये 2 अपवाद हैं। इसमें जो अवशेष मिले हैं इनाम गाँव में, ये वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है दोस्तों इनाम गाँव से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि मानव समूह में सब मानव समूह में से कौन-सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता था? तो जो मानव समूह है, उनमें से सबसे बुद्धिमान प्रकार का प्रजाति कौन था? तो ये होमो निएंडर था। थैलेसिस होमो निएंडरथैलेसिस ये जो कि मध्य पूरा पाषाण काल का है। होमो निएंडरथैलेसिस ये जो कि मध्य पूरा पाषाण काल का माना जाता है। ये मानव समाज में यानी कि मानव समूह में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था उस समय। इसमें दिया गया है कि होमो निएंडरथैलेसिस जो कि मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो होमो निएंडरथैलेसिस है, ये सबसे पहले अग्नि का प्रयोग इसी के द्वारा सबसे व्यापक रूप से इसी के द्वारा होमो निएंडरथैलेसिस के द्वारा ही किया गया था तथा ये जो होमो निएंडरथैलेसिस मानव है, इसमें मृतक का अंतिम संस्कार करने वाला ही यही मानव है। सबसे पहली बार मृतक का अंतिम संस्कार करने वाला मानव कौन-सा है? तो होमो निएंडरथैलेसिस मानव है और अग्नि का प्रयोग व्यापक रूप से सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये होमो निएंडरथैलेसिस के द्वारा ही किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि मुच्छल तल चिंतामणि चिंतामणि गवी एक पुरातात्विक गुफा का स्थल संबंध है। ये किस स्थल संबंध है? तो ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति से है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुच्छल तल चिंतामणि गवी यह एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध है, ये किस संस्कृति से है? तो ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति से है। ये जो मुच्छल तल चिंतामणि गवी है, ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है स्थित है। ये फिर उसके बाद आता है कुरनूल के बिलासुग्राम गुफा से भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारत के प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कुरनूल के बिलासुर ग्राम में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाणिक स्थलों का क्रम आपको बताना है। तो पुरापाषाणिक स्थलों का क्रम क्या है? तो इसमें अतिरमपक्कम आता है, फिर उसके बाद इसामपुर आएगा, फिर उसके बाद जलालपुर आएगा और फिर उसके बाद दीना आएगा और फिर उसके बाद आएगा ज्वालापुरम 9 ये जो कि क्या है पुरापाषाणिक स्थलों का सही क्रम है। तो सबसे पहले इसमें अतिरमपक्कम आएगा, फिर अतिरमपक्कम के बाद इसामपुर आएगा, फिर इसामपुर के बाद जलालपुर आएगा, फिर जलालपुर के बाद दीना आएगा और उसके बाद ज्वालापुरम 9 आएगा। ये ज्वालापुरम 9 जो कि ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ज्वालापुरम 9 ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 शताब्दियों तक ईसा पूर्व का है। ये कोल्डिवा और टोकवा ये जो कि 6 शताब्दियों ईसा पूर्व का माना जाता है कोल्डिवा और टोकवा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन-सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? कौन-सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? ये है होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये जो कि क्या है निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। होमो निएंडर ये मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है, जबकि होमो सेपियंस मानव का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि होमो निएंडर जो मानव है, वह किस किससे संबंधित है? ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है और जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस मानव इसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से है। फिर आता है होमो इरेक्ट्स ये जो कि सीधा चलने वाला कपी मानव था। होमो इरेक्ट्स ये सीधा चलने वाला कपी मानव था और होमो इरेक्ट्स के ही द्वारा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मानव के द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया था? तो होमो इरेक्ट्स के द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया था। फिर उसके बाद आता है पहला आधुनिकी और प्रज्ञ मानव जो होमो सेपियंस है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला आधुनिकी मानव कौन-सा है? तो होमो सेपियंस। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मध्यपाषाणकालीन उपकरण के निर्माण में फ्लूटिंग तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी तथा दबाव तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। ये जो फ्लूटिंग तकनीकी है और घात प्रतिघात तकनीकी है और दबाव तकनीकी है, यह मध्यपाषाणकालीन में प्रयोग इसका किया जाता था। फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल के उपकरण में पूर्वापाषाण काल की तुलना में छोटे होने लगे। इसमें कारण क्या था कि लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे। तो ये मध्यपाषाण काल को लघु उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इन औजारों का निर्माण सामान्यतः रूप से समांतर फल वाले छोटे ब्लेडों पर पाटरजाइट, चार्ट, चैल्सडीनी, जैप्सर, आगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष अस्थायी में बना था? तो ये 1906 में अस्थायी बना था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुआ था। इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 ईस्वी में जनरल कनिंघम प्रथम इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये जो कि कनिंघम क्या थे? जनरल कनिंघम ये मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें जनक भी कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। और फिर उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में एक भारतीय थे, कौन थे? दयाराम साहनी। ये भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 में इसके महानिदेशक पद पर नियुक्त हुए थे। तो प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन बनाए गए थे? तो ये दयाराम साहनी थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो ये एच हरग्रीव्स को, जो कि इनका कार्यकाल 1928 से लेकर के 1931 तक था। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक एच हरगिब्स को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि कौन पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है? पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए बेसाल्ट उपयुक्त माना जाता है। कौन सा? बेसाल्ट उपयुक्त माना जाता है। आइए जानते हैं पोटेशियम आर्गन के बारे में, जो कि इस विधि का निर्माण, पोटेशियम आर्गन विधि का निर्माण 1950 ईस्वी के लगभग डब्ल्यू जेंटबर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू जेंटबर के द्वारा किया गया था। और इस विधि द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर के 30 करोड़ वर्ष तक पुरानी वस्तुओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। जो ये पोटेशियम आर्गन तिथीकरण है, ये जो कि 30,000 वर्ष पुरानी से लेकर के 30 करोड़ वर्ष पुरानी की वस्तुओं का इसमें तिथि का निर्धारण इस माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मार्टिनर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है, जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? ये शैक्षिक उत्खनन की विधि या अनुलंबन, शैक्षिक उत्खनन विधि या अनुलंबन, इसका जो तुलना किया गया है मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, यह रेलगाड़ी से किया गया है। आइए जानते हैं उत्खनन की सामान्यतः दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि है? तो इसमें पहला विधि है शैक्षिक शैक्षिक विधि है। ये शैक्षिक विधि जो कि सीधे खड़ी लंबवत खुदाई होती है, उसे शैक्षिक विधि कहा जाता है। और दूसरा है इसमें क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि ये जो कि सारे टीले या बृहद भाग की खुदाई की जाती है, उसे क्षैतिज विधियां कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो ये आहार संस्कृति है। कौन सी आहार संस्कृति है? इसे क्या कहा जाता है? तो ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति। ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से आहार संस्कृति को जाना जाता है। इसका पुराना नाम, आहार का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती है। और इसमें पशुपालन इसकी क्या है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पशुपालन जो कि आहार संस्कृति का मुख्य आधार माना जाता है अर्थव्यवस्था का। फिर उसके बाद मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? ये नवपाषाण युग को मानव जीवन में क्रांति कहा गया है। फिर उसके बाद पत्थर के उपकरण तकनीकी आर्सूलियन किस
वांग मानुस प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी। ये होमो इरेक्ट्स के द्वारा इसे विकसित किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल जो ये बागौर है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको ये जो कि बागौर मध्य पाषाणकालीन स्थल है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। और जो बागौर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है। किसकी नदी पे? ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बागौर जो कि ये राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किया जाता था। तो 14 प्रकार की कृषि का साक्ष्य बागौर जिले से प्राप्त होता है। फिर इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथापुरा स्थल ये किस नदी पर स्थित है? ये छोटी काली सिंधी नदी पर स्थित है। छोटी काली सिंधी नदी पर स्थित है कायथापुरा स्थल। आइए जानते हैं कायथा के बारे में। कायथा में जो कि ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है कायथा। फिर उसके बाद आता है कि ताम्रपाषाणिक स्थल है। कायथा क्या है? यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्क और समकालीन माना जाता है। तो कायथा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की कनिष्क यानी कि कनिष्क और समकालीन माना जाता है। फिर इसे मालवा संस्कृति भी कहते हैं। कायथा संस्कृति को मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मालवा संस्कृति की खोज संकालिया के द्वारा किया गया था। मालवा संस्कृति की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये संकालिया के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति यह जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। जोरवे संस्कृति इसकी खोज एम.एन. देशपांडे ने किया था और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो जोरवे संस्कृति आपसे पूछा जाए कि जोरवे संस्कृति कहाँ पे स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर में स्थित है। और फिर उसके बाद जोरवे संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी ये जो कि गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। और जोरवे संस्कृति में प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? तो चंदेरी है, सोनगाँव है, इनाम गाँव है, जोरवे है, नासिक है, तैमाबाद। ये सभी क्या हैं? ये सभी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो भारत में सोहन संस्कृति ये जो कि निम्न पूर्व पाषाण युग से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन-कौन से हैं? तो नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरण ये जो कि मध्य कुल्हाड़ी है, इसमें बसुली है, खुरची है, छेनी है, कुदाल। ये सभी क्या हैं? ये सभी नवपाषाण कालीन के उपकरण हैं। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में कर्नाटक के मैसूर के लिंगसूर से प्राप्त हुआ है। जो नवपाषाण कालीन के उपकरण यहाँ से सबसे पहले कर्नाटक में 1842 में लिंगसूर से यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि जो पूर्व पाषाण कालीन स्थल ये जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन गंगा एवं सिंधु नदी के क्षारों में इसकी संख्या नगण्य है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो गंगा और सिंधु नदी के कछार हैं, यहाँ से पूर्व पाषाण कालीन के अवशेष नहीं मिले हैं। ये पूछा जा सकता है। यहाँ नगण्य माना गया है। फिर उसके बाद आता है कि किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन का आरंभ किया गया था, कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था, कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। एएसआई का आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यालय कहाँ पे है? कि ये नई दिल्ली में है। एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? कि ये नई दिल्ली में है एएसआई का मुख्यालय। फिर उसके बाद आता है कि उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन हैं? ले मेसूरियर हैं। कौन है? ले मेसूरियर हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इसके मध्य संक्रमण काल माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। जो मेसोलिथिक युग है अर्थात
मेसोलिथिक युग को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये जो कि उच्च पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 बीसी है। कितना है? 7000 बीसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो ये 7000 से लेकर के 6000 बीसी तक माना गया है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण प्राप्त होते हैं और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। ये बुरजहोम और चिरांद से बुरजहोम और चिरांद ये जो कि बुरजहोम कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। कश्मीर में है बुरजहोम और चिरांद कहाँ पे है? चिरांद ये बिहार में पड़ता है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। फिर उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था। तो ये क्या था? ये ग्रामीण था। चाल्कोलिथिक जो अर्थशास्त्र या इसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ये ग्रामीण सभ्यता से जुड़ा था। तो हम लोगों ने दोस्तों पाषाण काल के जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी या डी ट्रिपल एसबी या अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को, ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइए कि आगे जारी रखने के लिए हम लोग, इसके बाद हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता सैंधव सभ्यता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।